9 क्लास का ये लेसन 3 है। 3 का ए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। अगर सिंपल में कहा जाए तो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लेकिन 9 क्लास के लायक ये परिभाषा ठीक नहीं है। इसको हम कहेंगे CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O माने जल, प्रकाश लाइट क्लोरोफिल, और ये है C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसका परिभाषा उचित ये होगा कि हरे पौधों में होने वाली वह क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है या मुक्त होती है, उस क्रिया को हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा कहेंगे हरे पौधों में होने वाली वह क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, उस क्रिया को हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि यह क्रिया कब होती है और कहाँ होती है। कब होती है तो यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही हो। बल्ब की रोशनी में, ट्यूबलाइट की रोशनी में भी, LED की बल्ब की रोशनी में भी यह क्रिया होगी, किंतु सूर्य की प्रकाश की जो उपस्थिति में है उसमें यह क्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि उसमें फोटोन नामक कण होता है। और कहाँ होती है तो पौधों के हरे भागों में। हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए यह हरे भागों में कहेंगे। या मीजोफिल उत्तक। मीजोफिल उत्तक में क्या होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। तो ये कब होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होगी, दिन रात से मतलब नहीं है। और कहाँ होगी तो पौधों के हरे भागों में, या मीजोफिल उत्तक में, या क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों के जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल, इनमें ये क्रिया होगी कि नहीं होगी। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पहले इसके अवयव के बारे में जान लें। अवयव 4 है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, ये 4 अवयव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। तो यहाँ अगर हम जड़ के बारे में कहें तो जड़ में ये क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि न तो जड़ को प्रकाश मिलता है और न ही इसमें क्लोरोफिल रहता है, तो जड़ में ये क्रिया नहीं होगी। तना का रंग अगर हरा हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब पौधे बढ़ते हैं तो इस प्रारंभ में उनका तना हरा ही होता है, या बड़े वृक्ष भी हैं तो उनमें भी जो तना आगे बढ़ती है उनको भी हरा रंग का होता है, तो उनमें क्रिया होगी। और मोटा हो गया, हरा नहीं है, तो वो क्रिया नहीं होगी। पत्तियों में प्राय होती है, किंतु पत्तियों का रंग हरा होना चाहिए। पत्तियां अगर हरी हैं तो होंगी और नहीं तो नहीं होंगी। फूल का जो निचला हरा भाग होता है, जिसे वृत्ति कहते हैं, वृत्ति चक्र कहते हैं, वो जिसमें कली की अवस्था में फूल बंद रहता है, तो उसमें वो हरा होने के वजह से उसमें ये क्रिया होगी। और इनकी पंखुड़ियां प्राय रंगीन होती हैं, उनमें यह क्रिया नहीं होगी। फल का रंग हरा हो, हम कच्चा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सा फल कच्चा अवस्था में भी वो रंगीन हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि फल का रंग अगर हरा हो तो उसमें ये क्रिया होगी, और हरा नहीं हो तो उसमें क्रिया ये नहीं होगी। तो ये 4 हुआ: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। जड़ में एकदम नहीं होगा। तना हरा हो तो होगा, पत्तियां हरी हो तो होंगी, फूल के निचले हरे भाग में होंगे, और फल अगर हरा हो तो होगा। अब अवयव के बारे में आएंगे। यहाँ 2 शॉर्ट क्वेश्चन।
एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो एगेरिकस, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता या मशरूम कहते हैं, वैसा होता है, और या तो वो गोल भी होता है। तो ये एगेरिकस सफेद या भूरे रंग का होता है, तो इसमें यह क्रिया नहीं होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये पौधा होते हुए भी इसमें क्रिया नहीं है, और कुछ फंगस में भी ये नहीं होती है। और जंतु का अगर चर्चा किया जाए तो युग्लिना नामक एक कोशिकीय जंतु है, इसमें यह क्रिया होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एगेरिकस पौधा होते हुए भी इसमें नहीं होगा, और युग्लिना जंतु होते हुए भी इसमें होगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है नहीं है, और इसमें क्लोरोफिल है। अब आएंगे इसके अवयव के बारे में। अवयव को अंग्रेजी में कॉम्पोनेंट कहा जाता है। तो ये 4 अवयव हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O जल, क्लोरोफिल और लाइट प्रकाश। तो अब हमें चारों के स्रोत के बारे में जानना है और कार्य के बारे में जानना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत जो है ये वायुमंडल है। वायुमंडल में तुम्हें पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 से 0.04% होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो उसको वहां से मिल जाएगा। कुछ पौधे जल में डूबे होते हैं, जल के अंदर भी कुछ पौधे मिलते हैं, तो उन पौधों को उन जल से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जल में कुछ जलीय जंतु होते हैं, वो श्वसन के पश्चात छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल में ही घुल जाता है, तो उस जल को वो जल में डूबे हुए पौधे ले लेते हैं। अब इसका कार्य या फंक्शन या रोल, भूमिका, तो इसका है ग्लूकोज के लिए कार्बन देना, विशेष करके कार्बन। इसमें CO2 है, तो CO2 में जो CO2 का जो कार्बन है, यह ग्लूकोज के निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, तो इसको कार्बन वहां से मिल जाता है। दूसरा है जल। जल का प्रधान स्रोत मिट्टी ही है। जो स्थलीय पौधे हैं वो मिट्टी से प्राप्त करेंगे, और जलीय पौधे हैं जल में डूबे हुए हैं, तो उन्हें उसी जल से मिल जाएगा। जल का काम है आयनों में टूटकर, जल जो है जब ये क्रिया प्रारंभ होती है तो H+ और OH- आयन में टूट जाता है, तो आयनों में टूटकर इस क्रिया को प्रारंभ करता है। तीसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। ऊपर बताए थे मीजोफिल उत्तक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही यह क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का प्रधान कार्य है यह प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके यह उत्तेजित हो जाता है। क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर उत्तेजित हो जाता है, और जल में और कोशिकाओं में उपस्थित जल को आयनों में तोड़ने वाला काम ये करता है। तो क्लोरोफिल ये ऊर्जा को ग्रहण करता है। और लास्ट है प्रकाश, लाइट। इसका प्रधान स्रोत सूर्य है, लेकिन सूर्य के अलावा ये तेज बल्ब की रोशनी हो, या ट्यूब लाइट हो, या LED लाइट हो, CFL लाइट हो, किसी लाइट से भी इसका काम चल सकता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये अच्छा से होता है। और इसका काम है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। प्रकाश पाकर ही क्लोरोफिल सक्रिय होता है, तो इसका काम है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। इसको बांटा गया है 2 भाग में, लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया, और एक और है डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो पहले समझेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। इसका
अगर परिभाषा कहना हो तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है या प्रकाश संश्लेषण की वह अवस्था जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया कहेंगे। इस क्रिया को वैज्ञानिक हिल ने बताया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है उसमें लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो यह क्रिया थोड़ी लंबी होती है, इसमें हम कई भाग कह सकते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विच्छेदन। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ये इसकी पहला चरण है। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पौधों के हरे भागों पर पड़ती हैं तो क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर कोशिकाओं में उपस्थित जल को, क्लोरोफिल सक्रिय होकर कोशिकाओं में उपस्थित जल को H2O को H+ और OH- आयनों में तोड़ देता है। तो जल के आयनों में टूटने की क्रिया को ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विच्छेदन कहते हैं। इसके बाद ये आयन बन गया तो 4 जो OH आयन है ये अपना आयन खो देगा, खोकर बनाएगा H2O और O2, जल और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस यहीं से निकल जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। पौधों के में स्टोमेटा रंध्र होते हैं, उन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद NADP, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यह हाइड्रोजन को ले लेता है, लेकर बनाता है NADPH2 और इसके अंत में होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये लंबा नाम है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और फास्फेट को ले लेता है, एक और फास्फेट से युक्त होकर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। तो यहाँ लाइट रिएक्शन समाप्त हो जाता है। लाइट रिएक्शन में पहले जल टूटेगा, उसके बाद जल फिर से बनेगा, ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। इसके बाद NADP हाइड्रोजन को लेकर NADPH2 बनाएगा। इसके बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन में ADP एक और फॉस्फेट को लेकर ATP का निर्माण करेगा। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई माने 2 होता है, ट्राई माने 3 होता है। इसके बाद है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की वह अवस्था जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसे कहेंगे डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि यह क्रिया रात में होगी, यह क्रिया दिन में ही होती है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसीलिए कहा गया है इसे डार्क रिएक्शन। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। पहले बताए थे क्लोरोप्लास्ट में 2 भाग हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। इसको वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इसे कहते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में CO2 का काम नहीं पड़ा था, लाइट रिएक्शन में काम पड़ा था जल का, प्रकाश का और क्लोरोफिल का। अब जो ये CO2 है इसका काम पड़ता है डार्क रिएक्शन में। CO2 बहुत सी क्रियाओं को करता हुआ अंत में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करता है, जो पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के माध्यम से जमा हो जाता है। तो ये है डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 भाग था, प्रकाश लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब अंत में प्रकाश संश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें 3 पॉइंट जानना है। O2 और CO2 का संतुलन। हमें पता है
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसके विपरीत जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस क्रिया द्वारा क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। अगर ये नहीं हो तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर हम बोतल में एक छोटा सा पौधा को ले लिए और उसके नीचे जड़ में उसको मिट्टी बांधकर इसमें रख दिए और एक चूहा को भी एक चूहा को डालकर इसको ढक्कन को बढ़िया से बंद करके इसे धूप में रख दें, तो हम देखते हैं कि न तो पौधा मरेगा और न ही चूहा मरेगा। कारण ये है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, वह CO2 को लेगा और छोड़ेगा O2 को। इसके विपरीत चूहा है, यह O2 को लेगा और छोड़ेगा CO2 को। तो इसके अंदर बाहर से वायु नहीं आ रहा है, फिर भी ये दोनों जीवित हैं। उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी हैं और जंतु भी हैं। तो इसका संतुलन में ये प्रकाश संश्लेषण भूमिका अदा करता है। भोजन की प्राप्ति, हमें जितने कोई भी प्राणी हो, छोटा या बड़ा, सबको भोजन चाहिए। सभी को भोजन हमें पौधों से ही मिलती है। अब पौधे भी अपना भोजन ग्लूकोज इसी क्रिया से बनाते हैं। हम जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, हम सबको भोजन पौधा से मिलता है। अनाज के रूप में हो, पत्ती के रूप में हो, फल के रूप में हो, फूल के रूप में हो। हम अगर मांसाहार करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, तो मांस मछली अंडा खाने वाले जीव भी पेड़ पौधों पर ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। वो घास पात खाएंगे, अगर बकरा है तो घास पात खाएगा तो वो जिएगा। उसके बाद उस बकरा को हम लोग खाते हैं तो हम लोगों में भोजन मिलेगा। तो देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए सभी प्राणी पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। और तीसरा है ऊर्जा का रूपांतरण। इस क्रिया द्वारा प्रकाशीय जो ऊर्जा है, रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी, उसको पौधे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके वो बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज हो गया रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को, ग्लूकोज को पौधे विभिन्न भागों में जमा कर देते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में पौधों में जमा हो जाता है। उसके बाद उसे प्राणी खाते हैं, प्राणी में आता है तो फिर विभिन्न रूपों में वह रूपांतरित होता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का रूपांतरण में भी सहायता करता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ।